नमस्कार आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। कल या रविवार को बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक की जा सकती है, तो पर्यवेक्षक राज्यों में जाकर विधायकों से राय शुमारी करेंगे। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो विधायक चुनकर बीजेपी की ओर से आए हैं, जिनका योगदान आगे राजस्थान के लोगों के विकास के लिए होने वाला है, वो किसे चाहते हैं कि कौन बने मुख्यमंत्री। विधायकों से राय शुमारी की जाएगी। विधायक दल के नेता को लेकर मंथन किया जाएगा। राय शुमारी के बाद दिल्ली आकर ये अपना रिपोर्ट आला कमान को देंगे। आला कमान राज्यों के सीएम पर इसके बाद मुहर लगाएगा। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है, जो ग्राउंड पर जाएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक आखिर क्या चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि रविवार तक विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। जैसा कि इससे पहले ही बयान सामने आ चुके थे, खुद सीपी जोशी ने कहा था कि विधायक दल की पहले बैठक होगी और इसी में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किसे बनाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर राजस्थान की जिम्मेदारी अगले 5 सालों के लिए किसके कंधे पर सौंपी जाएगी, कौन होगा राजस्थान का मुखिया अगले 5 सालों के लिए। इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर भी जारी है और लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। कई दिग्गज नेता लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बाबा बालकनाथ से लेकर खुद वसुंधरा राजे भी दिल्ली में लगातार मौजूद हैं और आला कमान से मुलाकात भी कर रही हैं। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है, तो एक बड़ी कवायद जो की जानी थी बीजेपी की ओर से वो हो चुकी है। अब ये पर्यवेक्षक जब राजस्थान पहुंचेंगे तो विधायकों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि पर्यवेक्षक रिपोर्ट जब देंगे तो कौन होगा वो चेहरा जिस पर विधायक रजामंदी दिखाते हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। अब इंतजार है विधायक दल की बैठक का, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब विधायक दल की बैठक का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही पर्यवेक्षक जो है वो जयपुर आएंगे। अब ये कब आएंगे ये कहा जा रहा है कि आज शाम को या कल सुबह जो है वो पर्यवेक्षक जयपुर आ सकते हैं और संभवतः कल या परसों जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो होगी और इस बैठक में एक तरह से तमाम विधायकों की राय जो है वो जानने की कोशिश होगी कि आखिरकार कौन जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि तमाम विधायकों से ये राय लेने के साथ ही एक लाइन का प्रस्ताव भी तैयार होगा कि आला कमान जो चाहता है, आला कमान जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो मोहर लगाएगा, तो आला कमान जो है वो सब कुछ आला कमान पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर राजनाथ सिंह और तमाम पर्यवेक्षक जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद बैठक होगी और बैठक के बाद जो है वो पर्यवेक्षक वापिस जो है वो दिल्ली जाएंगे और वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो है वो नामों का ऐलान होगा। यानी अब बहुत तेजी से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि तमाम एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो चुकी है। क्या फार्मूला राजस्थान के लिए तय होना है, इस पर जो है वो विचार हो चुका है। यानी ये भी कह सकते हैं कि संभवतः राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विचार जो है वो पूरे कर लिए हैं और स्पष्ट हो चुका है कि किसे बनाया जाना है। बस अब ये कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो बाकी रह शुरू हो चुका है। आपके साथ बने रहेंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिर है कि आखिरी फैसला आला कमान को ही लेना है लखवीर, लेकिन पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, विधायक दल की बैठक होगी, तो ये दिखाने की कोशिश कि सबकी रजामंदी से ही सीएम बनेगा और किसी को नाराज नहीं करना है। जी बिल्कुल, इसीलिए 3 जो दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है उसके पीछे का कारण भी यही है कि सामूहिकता के तौर पर विधायक दल की जब बैठक हो तो निर्विवाद तरीके से एक राय बनाई जा सके और जो विधायक दल है वो इस बात का प्रस्ताव पारित करे कि जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसे मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर
इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ये जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, जिनमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, सौंपेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मुहर लगाएगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। और उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद का। हालांकि इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों है और ये प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता को राजस्थान भेजने के पीछे वजह यह है प्रियंका कि पार्टी चाहती है किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो और सामूहिक तौर पर विधायक दल में मुहर लग जाए केंद्रीय आलाकमान के प्रस्ताव पर, क्योंकि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नजर आते हैं। ऐसे में पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन किसी एक नाम पर पूरी पार्टी, पूरा संगठन एकजुटता से मुहर लगा दे, यह महत्वपूर्ण है। और किसी गुट विशेष की दावेदारी इतनी मजबूत ना हो, कोई गुट कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर दे, इसलिए राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उनका काफी अच्छा अनुभव है, उनका संगठनात्मक कौशल काफी बड़ा है, इसलिए वो तमाम लोगों के बीच में सहमति बनाने में सक्षम है और सफल साबित होंगे। इसलिए राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे को भेजा गया है ताकि निर्विवाद रूप से विधायक दल की बैठक में एक राय कोशिश बने है कि और निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री चुना जाए सर्वसम्मति से, जिससे कि आगे भी जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भी दिक्कतें ना आने पाए। सौरभ, 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी कवायदें की जा रही हैं क्या? अटकलें ये है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी अटकलें हैं कि 2 डिप्टी सीएम जो है वो राजस्थान में बनाए जाएं और अगर महिला मुख्यमंत्री नहीं होती है तो डिप्टी सीएम के रूप में एक महिला का नाम हो सकता है और अगर एससी सीएम नहीं होता है तो संभवतः महिला जो है वो जो एससी महिला विधायक है उसे जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन इस वक्त बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मदन दिलावर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मदन जी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, अब विधायक दल की बैठक कब होनी है? अभी हमारे पास सूचना नहीं आई कब होनी है, जब भी पार्टी नेतृत्व सूचना देगा तब हम चले आएंगे। अभी आप लोगों को यहीं ठहरने का कहा है जयपुर में कि अब कभी भी बैठक हो सकती है? अभी तो हमारे पास इतने यही निर्देश थे कि हम क्षेत्र में रहें और तो फिर भी हम यहाँ आ गए हैं और जो भी पार्टी का निर्देश होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, चूंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनको पर्यवेक्षक बनाने के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ये तो माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ही बता सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आप ये बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पसंद कौन है, क्योंकि जिस प्रकार की बाड़ेबंदी की भी चर्चा है राजस्थान में देखने को मिली, आपकी पसंद क्योंकि पर्यवेक्षक भी यही जानेंगे आप लोगों से। मेरी पसंद वह है जो पार्टी नेतृत्व की पसंद है। और जो जिस प्रकार की बाड़ेबंदी हो रही थी, जो चर्चाएं आई थी ललित मीणा के लेकर, कुछ हंगामे की भी बात आई थी, उसे किस प्रकार से देखते हैं आप? मेरे को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जितना मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा है और दूरदर्शन पर देखा है उतनी मेरी जानकारी है। तो ये सही है गलत है, किस प्रकार से देखते हैं आप? क्योंकि बाड़ेबंदी होना और फिर यहाँ से बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष खुद जो है वो उस होटल गए और फिर ललित मीणा को निकाल के लाए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मदन दिलावर जो कुछ बोलने से जो है वो बच रहे हैं, हालांकि ये अपने सौरभ, बयानों जब आपने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं तो भी वहां पर भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ कहने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। लखवीर, जो भी हो, दिल्ली में दौड़ तो लगा रहे नेता जो सीएम रेस में आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, न केवल सीएम पद की फहरिस्त में शामिल नेता हैं वो लॉबिंग में जुटे हुए हैं, दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, बल्कि वो तमाम विधायक जो कि जीत कर आए हैं वो भी दिल्ली लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं, कुछ मंत्री बनना चाहते हैं, उनमें से कोई एक मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है, कुछ चाहते हैं कि जिस गुट से वो ताल्लुक रखते हैं वो मुख्यमंत्री हो जाएं। तो तमाम तरीके की कवायदें हैं और तमाम नेता लॉबिंग में जुटे हुए हैं, तमाम नेता अपनी अपनी दावेदारियां प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है प्रियंका कि पार्टी ने 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान किया है जो कि राजस्थान जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे। और इस पेशकश में राजनाथ सिंह
जैसे बड़े नेता का जाना दर्शाता है। बिल्कुल, तो कि पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संकेत कर ली गई है। दे दिए विधायक दल की हैं बैठक होगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन दौड़ में कई नाम शामिल हैं और मुख्यमंत्री ना सही कम से कम डिप्टी सीएम या मंत्री का पदभार मिल जाए, इसी को लेकर लगातार दिल्ली के दौड़ लगाते हुए भी नजर आ रहा है। आप दोनों सहयोगी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर है, गर्ल्स हॉस्टल में एक पैंथर जा घुसा। हॉस्टल की एक लड़की पर हमले की भी कोशिश पैंथर की ओर से की गई है। सेक्टर 4 में यह गर्ल्स हॉस्टल स्थित है, जहां पर एक पैंथर के घुसने की बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। सीसीटीवी कैमरे में यह पैंथर कैद भी हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे उस पैंथर की जो गर्ल्स हॉस्टल में जा घुसा। अब पुलिस को पूरे मामले पर जानकारी दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुटी है। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी कैमरे में ये पैंथर कैद हुआ है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक पैंथर गर्ल्स हॉस्टल में जा घुसा है। उदयपुर का ये पूरा मामला है, गर्ल्स हॉस्टल सेक्टर 4, जहां पर ये पैंथर जा घुसा और सिर्फ घुसा नहीं बल्कि एक लड़की पर हमले की भी कोशिश पैंथर की ओर से की गई है। हालांकि ये बड़ी राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, गंभीर रूप से जो लड़की है वो घायल भी नहीं हुई है। लेकिन कई सारे सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद खड़े होते हैं कि आखिर ये पैंथर गर्ल्स हॉस्टल में कैसे जा घुसा। क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है? क्या गेट पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं है? ये हॉस्टल कितना सुरक्षित है लड़कियों के लिए? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। अब पुलिस को पूरे मामले पर जानकारी दी गई है और पुलिस का कहना है कि मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, ये तस्वीरें तो कई सवाल खड़े करती हैं कि कितना सुरक्षित है ये गर्ल्स हॉस्टल? देखिए, बिल्कुल करीब 1 घंटे पहले पैंथर हॉस्टल की लॉबी में नजर आया था और प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक बच्ची पर हमले का भी प्रयास किया, लेकिन जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में सारे बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये गर्ल्स हॉस्टल है। आप देखिए, इस समय पुलिस की टीम यहाँ पर हॉस्टल के बाहर मौजूद है। लोगों को जमा नहीं होने दिया जा रहा है। ये मुख्य सड़क है जहाँ पर काफ़ी वाहनों की आवाजाही रहती है, लोगों की आवाजाही रहती है और ये वो गर्ल्स हॉस्टल है, परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल इसका नाम है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से नर्सिंग करने वाली जो छात्राएं हैं वो यहाँ हॉस्टल में रह रही है और इस समय अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले ये जो पैंथर है ये नजर आया था। उसके बाद में उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, किस तरह की सूचना थी यहाँ पर? एक्चुअली सुबह यहाँ पर कार्यरत स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर अंदर एक पैंथर है। हम लोग मजाक में ले रहे थे उसको। सारे कैमरे सर्च किए तो जानकारी मिली कि एक पैंथर जो 3.5-4 फीट का है लगभग, वो उसके ऊपर झपटा था। सारा लाइव कैमरे में देखा। उसके बाद में हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। सारे अधिकारी आए हैं मौके पे और उसको पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। लाइव कैमरे में देख रहे हैं उसकी सिचुएशन, एक बार वो सारी रूपरेखा चल रही है। अभी अंदर देख रहे हैं क्या? जी, कैमरे लगे हुए अंदर। बिल्कुल, देखिए, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी जो वन विभाग की और पुलिस की टीम है वो इस समय कैमरे को सर्च कर रही है और जैसा कि अभी बताया, सुबह जो कुछ देर पहले पैंथर यहाँ पर नज़र आया था, कैमरे में सर्च करने पर इस बात की तस्दीक हुई कि यहाँ पर जो पैंथर है वो है, उसका मूवमेंट देखा गया। एक बच्ची पर भी हमले का प्रयास किया गया था, लेकिन अब उसके बाद में अब आप देखिए कि किसी भी तरह से उसके बाद मूवमेंट अभी सर्च करने की कोशिश की जा रही है। क्या वास्तव में कपिल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि शायद पैंथर अभी भी उसी हॉस्टल में मौजूद है। क्या सभी लड़कियों को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, फिलहाल सब जो जानकारी है उसके अनुसार जो बच्चियां हॉस्टल के अंदर मौजूद थी उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इस बात की तस्दीक की जा रही है कि पैंथर हॉस्टल में है या नहीं, क्योंकि ये संभावनाएं हैं कि पैंथर अभी भी हॉस्टल के अंदर हो सकता है। और इसी को लेकर आप देखिए, ये जो टीम है ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है, उसमें जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और हम कोशिश करेंगे दिखाने की थोड़ा क्लोज करके कि क्या पैंथर का मूवमेंट भी शायद इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर नजर आ सके। उसमें पैंथर जो है वो घूमता हुआ देखा जा सके। तो पहले जब जैसा अभी हमने जिनसे बात की उन्होंने बताया कि जब ये जानकारी मिली तो इसे हल्के में लिया जा रहा था, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब कैमरे को सर्च किया गया तो कैमरा सर्च करने के दौरान इस बात की तस्दीक हुई कि एक
पैंथर जो कि तकरीबन 4-4.5 फीट का हो सकता है वो यहाँ पर मौजूद था। कपिल, एक लड़की पर हमला भी किया है पैंथर ने, वो लड़की अभी कहाँ है, ठीक है वो? देखिए, ये जानकारी पुख्ता तौर पे नहीं मिल पाई है, ये भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने जिनसे बात की उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि एक हमला किया गया था एक लड़की पर, और उस हमले के बाद में जैसे ही शोर मचा, संभवतः जितनी भी जो दूसरी गर्ल्स थी उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अभी आप देखिए कि जो कैमरे में सर्च कर रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कैमरे में मूवमेंट जो है, बच्चियों का आने जाने का जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। बच्चियों का मूवमेंट हॉस्टल में चल रहा है, अन्य जो लोग हैं उनका मूवमेंट हॉस्टल में देखा जा रहा है। तो फिलहाल पैंथर का मूवमेंट तलाशने की कोशिश की जा रही है कि इन कैमरों के मार्फत इस बात की भी पुष्टि हो सके क्या पैंथर अभी भी हॉस्टल परिसर में मौजूद है या फिर बाहर कहीं निकल गया, क्योंकि यदि वो बाहर भी निकल जाता है तो भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिहायशी इलाका है, आसपास में मुख्य सड़क है, बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही यहाँ पर है। तो ये एक बड़ी जो समस्या है ये अभी नज़र आ रही है। पैंथर की लोकेशन ट्रेस करना फिलहाल बहुत ज़रूरी है। इस लोकेशन को तलाशना, उसकी वर्तमान मौजूदगी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो हॉस्टल में नहीं भी है तो उसकी संभावना आसपास के रिहायशी इलाके में होने की हो सकती है। ये फुटेज कपिल, ये फुटेज हॉस्टल के अंदर की हम देख पा रहे हैं। बाहर अगर कोई फुटेज होगा तो आप कोशिश करिएगा कि वहां से भी कुछ फुटेज सामने आ सके, जिससे कि कम से कम ये पता चल सके कि पैंथर इस हॉस्टल के अंदर दाखिल कैसे हुआ। आप नजर बनाए रखिएगा कपिल, अपडेट मिलते ही आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद लगातार तेज कर दी गई है। कई बैठकों का दौर भी जारी है, साथ ही साथ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर ली गई है। जी हां, तीनों ही पर्यवेक्षक जल्द जयपुर आ सकते हैं। यह बड़ी सूचना इस वक्त की सामने आ रही है। हालांकि अभी विधायकों को कोई कॉल नहीं गया है। विधायकों की बैठक कब होगी, विधायक दल की मीटिंग को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि जो 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो विधायकों से बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक किसे सीएम बनाना चाहते हैं, वो जल्द जयपुर जा सकते हैं और विधायकों की बैठक हो सकती है। फिलहाल विधायकों के पास बैठक के लिए कोई कॉल नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। तो विधायक दल की बैठक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खुद बता दिया था कि सबसे पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में फैसला होगा कि विधायक किसे सीएम बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ये रिपोर्ट आला कमान के पास जाएगा और अंतिम फैसला आला कमान का होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का। तो विधायक दल की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक एक कर जो स्टेप आगे बढ़ाने बीजेपी को जो कवायदें की जानी है उसे तेज किया गया है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में, कल या परसों तक, ये पता चल जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों की अब नियुक्ति कर ली गई है। और बड़ी सूचना यह है कि जल्द ही पर्यवेक्षक जयपुर जा सकते हैं, जहां पर विधायक दल की एक बड़ी बैठक होगी। जो विधायक चुनकर आए हैं वो बताएंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। वो अपनी रजामंदी बताएंगे कि वो किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना। उसके बाद आला कमान इसी के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ये रिपोर्ट जब पर्यवेक्षक देंगे आला कमान को, तो आला कमान इस पर फैसला करेगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी न सिर्फ आला कमान पर कि वो मुख्यमंत्री तय करे, बल्कि उस मुख्यमंत्री पर भी जिसे अगले 5 साल राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि दावे कई बड़े बड़े बीजेपी की ओर से किए गए हैं और उन तमाम दावों पर, वादों पर मुख्यमंत्री को खरा उतरना होगा। जो हालात, जैसा कि बीजेपी ने बताया कि खराब है राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसे भी सुनिश्चित करना होगा। महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी की ओर से उठाया गया, महिलाओं को सुरक्षा भी देना होगा बीजेपी को, जैसा कि इससे पहले वादा किया गया। मैनिफेस्टो में कई और बड़े ऐलान बीजेपी की ओर से किए गए हैं और इन तमाम वादों को जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे पूरा भी करना है।
और बड़ी चुनौती ये भी है, चूंकि अब लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजस्थान में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, ये जिम्मेदारी भी अगले मुख्यमंत्री के कंधों पर ही होने वाली है। और यही वजह है कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी तरीके की कोई दिक्कतें आए, रजामंदी से, सर्वसम्मति से एक सीएम चुनकर आए जो अगले 5 साल राजस्थान में काम करे जिम्मेदारी के साथ। और यही वजह है कि काफी ज्यादा गहन चिंतन और मंथन किया जा रहा है। अब पर्यवेक्षक बना लिए गए हैं, वो 3 पर्यवेक्षकों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, रायशुमारी करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कौन होना चाहिए अगला मुख्यमंत्री। सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पर्यवेक्षक किसी भी समय जयपुर जा सकते हैं और इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। जी बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद अब यही संभावना है कि संभवतः शाम तक या फिर देर रात या फिर कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो राजस्थान आ सकते हैं और जयपुर में संभवतः बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ही जो है वो विधायक दल की बैठक हो। लेकिन जिस प्रकार से राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया, ये कई मायनों में जो है वो अहम है। आप देखिए बीजेपी जो है वो अब की जो बीजेपी वो काफी कुछ बदल चुकी है। अब संगठन ही जो है वो सर्वोपरि, और जिस प्रकार की लॉबिंग की बात आ रही है, बाड़ेबंदी की बात आ रही है, तमाम नेताओं के नाम जो है वो चल रहे हैं, तो अब किसी भी प्रकार के कयास या किसी प्रकार की लॉबिंग जो है वो काम नहीं करेगी। अब जो संगठन चाहेगा वही कुछ सब कुछ होगा। ना सिर्फ बीजेपी को अभी सीएम फेज तय करना है, इसके अलावा डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, और बीजेपी जब सत्ता संभालेगी उसके बाद पहला निर्णय क्या लिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं पार्टी के अंदर। बड़े नेता जो है वो इसे लेकर मशक्कत जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि सीएम फेज के बाद 2 डिप्टी सीएम की चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। उसमें जाति सोशल इंजीनियरिंग जो है वो करनी होगी। क्या एससी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्या ओबीसी को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या फिर किसी अन्य जाति को जो है वो डिप्टी सीएम या फिर सीएम की कुर्सी को दी जाएगी। मंत्रिमंडल में किस प्रकार से जो है वो तमाम क्षेत्रों को साधना है। जहां जहां बीजेपी जीती है वहां के तो लोगों को, विधायकों को मंत्रिमंडल में लेना ही है, लेकिन जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा है, जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में 5 में से बीजेपी जो है वो 4 सीटें जो है वो हार चुकी है, तो वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि 2024 जो है वो जीतना है, तो वहां से किसे जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में, तो उसको लेकर भी जो है वो मशक्कत जारी है। मीडिया में और आम चर्चा ये है कि सीएम फेज को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है, लेकिन सिर्फ सीएम फेज नहीं है, डिप्टी सीएम है, मंत्रिमंडल है, और उसके बाद अगर बीजेपी सत्ता संभाल रही है अगले 2 दिन में, तो फिर बीजेपी का अगले 10 दिन में किस प्रकार का जो है वो निर्णय होंगे। बीजेपी सत्ता संभालने के बाद पहला क्या निर्णय लेती है, क्योंकि एक मैसेज देना है। 6 महीने का वक्त जो है वो लोकसभा चुनाव का है, तो पार्टी को एक मैसेज देना है कि आम जनता में ये एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हाँ भाई बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो उसने सबसे पहला निर्णय ये लिया है। क्या कर्ज माफी को लेकर कोई निर्णय हो सकता है, क्या किसानों को लेकर, क्या युवाओं को लेकर, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ा इशू जो है वो राजस्थान में बना था, तो क्या युवाओं के मद्देनजर किसी प्रकार का निर्णय हो सकता है। ईआरसीपी, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक दोनों में 2 स्टेटों में जो है वो एक बड़ा विषय रहा था, तो क्या उन दोनों को मिलाकर कोई ऐसी बातचीत शुरू की जाए कि उन 13 जिलों में जहां पर पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी गुजर रही है, तो वहां पर जो है वो एक सकारात्मक संदेश जो है वो जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर पार्टी जो है वो विचार कर रही है, और राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं। तो क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों में ही कम सीनियर जो है वो नेता भेजे गए। राजनाथ सिंह को यहाँ भेजने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर तमाम जिस प्रकार की लॉबिंग चल रही है, तो तमाम विधायकों को ये स्पष्ट संदेश देना है कि जो तय करना है जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, आला कमान को तय करना है। विधायक अपनी राय जरूर बता सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधायक अपनी राय बनाए, लेकिन पार्टी
भविष्य का सोचकर भविष्य में किस प्रकार बिल्कुल, से आप पार्टी तो और मौजूद मजबूत भी हो हैं और भारतीय जनता लोकसभा पार्टी चुनाव के किस प्रकार कार्यालय से पर। जीता जा सौरभ, वहां सकता पर है। हलचल भी तो आप उसके देख पा रहे होंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं सौरभ की डिप्टी सीएम जातीय समीकरण को देखकर चुना जा सकता है। कौन कौन है रेस में डिप्टी सीएम के? क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर तो कई सारे नाम लगातार सामने आ रहे हैं, गिना भी रहे हैं हम। डिप्टी सीएम के रेस में कौन है? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश मॉडल की तर्ज पर अगर कोई फैसला होता है राजस्थान में कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अटैच किए जाते हैं, तो निश्चित ही जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि रेस में जो नाम आप पूछ रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर रेस में कई नाम हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो स्वाभाविक है कि वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर सवर्ण बिरादरी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो स्वाभाविक है कि दलित और मूल ओबीसी एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे एक एक। और अगर दलित उप मुख्यमंत्री बनता है तो सवर्ण और फिर मूल ओबीसी का कोई उप मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पर नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं कहा जा सकता, जैसे कि मुख्यमंत्री के लिए नाम स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक ये डिक्लेरेशन नहीं हो सकता कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मॉडल राजस्थान में लागू होता है तो निश्चित ही मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जो कि सशक्त तौर पर सरकार चला सकें और जातिगत समीकरणों को साधा जा सके, मैसेज डिलीवरिंग हो। और जो बीजेपी का उद्देश्य है कि न सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव साधा जाए, बल्कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान में पार्टी को मजबूत किया जाए और जो परिपाटी चली आ रही है हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की, उसको तोड़ते हुए, उसको भेदते हुए बीजेपी इस ये भी बड़ी चुनौती है कि अगली बार बीजेपी को रिवाज बदलना है लखवीर, क्योंकि अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। जो नेता सीएम की रेस में है, जो डिप्टी सीएम की रेस में है, पहुंच गए हैं क्या दिल्ली? क्या हलचल इस वक्त दिल्ली में? पॉजिटिव ले रहे हैं, आपकी चिंता जी बिल्कुल, जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हैं और अधिकांश नेताओं का दिल्ली में डेरा जमा हुआ है। हालांकि कुछ लोग उनमें से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित ही उनको दिल्ली रहना होगा। लेकिन अन्य जो नाम है वो भी लगातार दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। कुछ नेता उत्साहित हैं, कुछ नेता नर्वस भी हैं, कुछ नेता टेंशन में भी हैं स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि एक बार चर्चाओं में नाम आने के बाद में अगर उनका नाम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं होता है तो निश्चित ही चिंता स्वाभाविक भी है, क्योंकि तमाम लोग मेहनत करते हैं, तमाम लोग लॉबिंग करते हैं, उत्सुकता होती है, इंतजार होता है, क्योंकि काफी की पोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण पद है। और निश्चित ही हर व्यक्ति जो कि राजनीति में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, वो चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक की कुर्सी तक पहुंचे। इसलिए तमाम लोगों के बीच उत्सुकता है, इंतजार है और तमाम लोग लॉबिंग भी कर रहे हैं। हालांकि इनमें से किस एक नाम पर मुहर लगेगी, कौन सा वो नाम होगा जिसके नाम की चिट्ठी खुलेगी, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तमाम नाम जो चल रहे हैं, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, ओम प्रकाश माथुर, ओम बिड़ला, दिया कुमारी, महेंद्र बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये तमाम वो नाम हैं जो कि चर्चाओं में सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि इनमें से किसी तो एक कई नाम चर्चाओं में है, अटकलें कई सारी लगाई जा रही है। कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या हालचाल इस वक्त कार्यालय पर? जी बिल्कुल, देखिए नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। जीत के बाद जो है वो तमाम विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। हमीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, अब विधायक दल की बैठक कब होनी है? ये अभी जैसे पर्यवेक्षक नियुक्ति हो गई है तो अपने विधायक दल की बैठक की भी तारीख जल्दी आ जाएगी और भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और राजस्थान में 5 साल की जो कई तरह की विसंगतियां थी उनको दूर करके अच्छा राज्य चलेगा और कार्य होंगे जो किसान गांव गरीब से लगाकर मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी ने जो
सबको देने का जो वादा किया है वो सारा मिलेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री को लेकर तो तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, अब मंत्रिमंडल को लेकर भी जो है वो चर्चाएं शुरू हो चुकी है। क्या लगता है पश्चिम राजस्थान को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तय है। और नेतृत्व जो संगठन हमेशा देता है इस हिसाब से जो देगा वो सारे सबको स्वीकार होगा। हमें जनता को राहत कैसे मिले, भारतीय जनता पार्टी को राज करने के लिए आपत करके नहीं बनती है, एक जनता तक स्वराज कैसे हो, लोगों का काम कैसे हो, जो कि 5 साल में ऊर्जा विभाग से लगाकर सहकारिता विभाग से लगाकर सारी भुगत रही है। बोले ये हालत हो कि पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सारी चीज़ों से परेशान है। इसी वजह से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी भाजपा का राज बनेगा। राज बनने के बाद में जो विश्वास जनता ने विश्वास किया आदरणीय मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे, उस पे हम खरा कैसे उतरे। जनता को तो आपने कई तरह के वादे किए हैं, पेपर लीक का मामला जो उठाया आपने, कई तरह के, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह भी अगले कुछ दिनों में होने वाला है, बीजेपी पहला निर्णय क्या ले, क्या ऐसा काम करे जिससे जनता को तुरंत रिलीफ मिले? मतलब सबसे पहले तो युवाओं के साथ में जो चला हुआ 21 बार जो पेपर लीक हुआ है, इस पे बिल्कुल तय होके इसको रोक कैसे लगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, पीने का पानी कैसे मिले, ऊर्जा विभाग में जो किसान भुगत रहे हैं उनको सहारा कैसे मिले। स्कूलें सारे खाली पड़ी है, कॉलेजेस खाली, लेक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार मिलकर वो कार्य सबसे प्राथमिकता के तौर पे करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमीर सिंह बायल साहब है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जो वादे किए हैं उन वादों को अब पूरा करने का वक्त जो है वो आ चुका है और अब निर्णय लेने का वक्त है। तो संभवतः बीजेपी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद संभवतः कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती है ताकि कोई एक बड़ा मैसेज प्रदेश की जनता को जाए। जी बिल्कुल सौरभ, तो कई सारे नाम भी सामने हैं। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि बीजेपी से ही कोई चुनकर सीएम बनेगा, कोई नाम फिलहाल लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। बहुमत आने के बाद भी अभी तक सीएम फेस को लेकर बीजेपी की ओर से कोई नाम सामने नहीं आ सका, लेकिन बीजेपी ने आज 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। इसके बाद ही विधायक दल की बैठक होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर और सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विधायक दल की बैठक की जाएगी और सीएम मजबूत व्यक्ति बने, इसीलिए मंथन लगातार जारी है। सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने, सुनिए क्या कुछ कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी जोशी साहब दिल्ली आए हैं, क्या मुख्य कारण? आज होने के कारण लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने आया हूं और शाम को फिर लौट जाएंगे। आज लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली आना हुआ है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कवायद तेज है, विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक की तिथि नियत हो जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मेरा आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना है। अध्यक्ष जी, अच्छे बहुमत के साथ मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जल्द सरकार का गठन भी हो जाएगा। कितने उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री किस प्रकार का आने वाला है, क्योंकि पिछली 5 साल में काफी आरोप लगाए विफलता के अशोक गहलोत सरकार पर? देखिए, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। मैं राजस्थान की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं और राजस्थान की जनता की ओर से, गरीब भाइयों की ओर से, माताओं बहनों की ओर से, युवाओं, किसान, दलित, आदिवासी, हर वर्ग की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनकी आशाओं पर, उन्होंने उनके विश्वास पर उनको पूरा किया और यही विश्वास, अटूट विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति जो है वही गारंटी राजस्थान में चली है और उसी पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई। उसके बाद आगामी कार्रवाई, बैठक की तिथि तय होगी, फिर आगामी जो कार्रवाई होगी वो उसके बाद। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक जब संचालित होगी तो जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। हालांकि दिल्ली आने के पीछे की वजह थी कि लोकसभा में जो व्हिप जारी किया गया है, इस बाबत वो दिल्ली आए हैं।
कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और केकड़ी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक शत्रुघ्न गौतम विधायक बनने के बाद से ही एक्शन में है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देश पर संबंधित विभाग ने अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुलगांव में बदहाल सड़क पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। गुलगांव में लंबे समय से बस स्टैंड से लेकर दोनों तरफ बदहाल रोड के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम से मांग की थी। विधायक बनने के बाद ही गुलगांव में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर स्थगित हुए चुनाव के 5 जनवरी को करवाए जाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। वहीं श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर दिव्यांगों के साथ ही वरिष्ठ मतदाता जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं असक्षम हैं, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही निर्वाचन में जुटे कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। नॉमिनेशन के लिए जो गजट नोटिफिकेशन है वो 12 तारीख से होगा और 22 तक कैंडिडेट विड्रॉल होकर फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में जो होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है, होम वोटिंग के लिए हम एक बार दोबारा से राउंड लगवाएंगे। कोई भी ऐसे दिव्यांगजन है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है जो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पे आने में असक्षम है, उनके लिए भी हम पूरी व्यवस्था कराएंगे, उनके घर जाके ही वोटिंग करवा दें। जो टीम्स हैं हमारी, टीम्स की तैयारी पूर्ण रूप से हमारी पूरी है और जो चुनावी प्रक्रिया है। तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। डूंगरपुर में कांग्रेस के एसएससी विभाग के जिला अध्यक्ष गौरव यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरव यादव ने अपना इस्तीफा पीसीसी अध्यक्ष एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। गौरव यादव का कहना है कि आसपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ नेताओं की धमकी और निराधार आरोपों से वो आहत थे, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी हाईकमान का फैसला था। 15 उम्मीदवार थे आसपुर से। पार्टी हाईकमान ने राकेश रौत को टिकट दिया। हम सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि कांग्रेस पार्टी आसपुर से विजयी हो। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र में वो सफल हुए। अब रोज आए दिन आरोप प्रत्यारोप मीडिया के माध्यम से, आम जन के माध्यम से हम हमारे तक पहुंच रहे हैं। हम लोगों को धमकियां दी जा रही है। धमकियां इस तरीके से दी जा रही है, हमारा परिवार आहत है, दुखी है और ऐसी धमकियां आ रही है कि आज हम घर से बाहर निकले तो हमारी जान का खतरा बना हुआ है।